Myself Alka Dhingra is going to explain you chapter gravitation. In this video we will discuss few topics. So listen carefully and understand it. Previous chapter हमने पढ़ा था कि force is necessary to make a body move. That is a force is necessary to produce motion in a body. अब हम देख रहे हैं कि if we drop a piece of stone from some height, the stone falls down towards the earth. क्यों होता है यह कि stone start moving downward, it is in motion, therefore क्या होता है उसके ऊपर force must be acting on it. The force is due to the attraction between the earth and the stone, and it is called the gravitational force of the earth or gravity of the earth. जो स्टोन ड्रॉप्ड हो रहा है फ्रॉम अ हाइट फॉल से टूवर्ड्स अर्थ, क्यों होता है? बिकॉज अर्थ क्या करती है, एक्सेप्ट करती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी, किसके ऊपर, स्टोन को, और उसको पुल करती है कि वो नीचे गिरे. तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि क्या था कि इसाक न्यूटन थे साइंटिस्ट, वो एक दिन गार्डन में बैठे थे अंडर अ एप्पल ट्री. उन्होंने देखा कि एक एप्पल ट्री से नीचे उनके ऊपर गिरा. तब उन्होंने ये सोचा कि ये एप्पल जो फॉल डाउन हुआ है फ्रॉम द ट्री टूवर्ड्स द अर्थ, क्यों हुआ? तो उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि अर्थ क्या करती है, एक्सेप्ट करती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द एप्पल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था एक्सेप्ट हुआ बाय द अर्थ, इसको हमने क्या बोला, ग्रेविटी. इसी तरह से लीव्स क्या होती हैं, फॉल डाउन होती हैं फ्रॉम अ ट्री ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ अर्थ. तो इनफैक्ट क्या आ जाए कि जो अर्थ है वो अट्रैक्ट करती है ऑल द ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट्स सेंटर. जो फोर्स होता है विच द अर्थ पुल द ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट्स इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ और ग्रेविटी. It is due to the gravitational of earth that all the objects fall towards earth when released from a height. तो हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ क्या है, रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फॉर होल्डिंग द एटमॉस्फेयर अबव द अर्थ, फॉर द रेन फॉलिंग टू द अर्थ एंड फॉर द फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर्स. तो इसीलिए इसको हम ग्रेविटेशनल ऑफ अर्थ बोलते हैं. और आपको मालूम है जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ होता है वो क्या करता है, कीप अस फर्मली ऑन द ग्राउंड, कि हम उस पर आसानी से क्या करे रहें, खड़े रहें. आपको मालूम है जितने भी ऑब्जेक्ट हैं यूनिवर्स के अंदर वो अट्रैक्ट करते हैं एवरी अदर ऑब्जेक्ट को. आपको देखो जैसे हम ड्रॉप कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तो ये क्या होता है, फॉल होता है टूवर्ड्स द अर्थ. इसका मतलब क्या हो गया कि अर्थ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है वेरियस ऑब्जेक्ट्स को टूवर्ड्स द सेंटर. न्यूटन ने ये कहा, दिस इज़ द ओनली अर्थ विच अट्रैक्ट्स द अदर ऑब्जेक्ट और एवरी अदर ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द न्यूटन क्या था, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ सर्टेन फोर्स. और जो फोर्स होता है विथ विच टू फोर्स अट्रैक्ट ईच अदर, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स. अगर मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हों, स्मॉल हों, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी उनके अंदर क्या होता है, स्मॉल होता है, जिसको हम इजीली डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं. एक एग्जांपल बता रही हूँ, जैसे दो स्टोन्स हैं वो अर्थ पे ग्राउंड पे हैं, अट्रैक्ट ईच अदर, बट उनके मासेस इतना स्मॉल होता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनके अंदर वो इतना स्मॉल होता है कि हम नहीं देख पाते हैं कि वन स्टोन मूविंग टूवर्ड्स द अदर स्टोन. लेकिन सम ऑफ द ऑब्जेक्ट में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होता है, यानी कि उनका मास क्या होता है, लार्ज होता है, तो वो उनका ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या हो गया, ज़्यादा हो गया. जैसे एग्जांपल जो स्टोन है वो कहाँ है, हाइट पर है, और अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रही है ईच अदर, इसलिए अर्थ हैज़ अ वेरी लार्ज मास. तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम होता है इज़ वेरी लार्ज ड्यू टू विच द स्टोन इज ड्रॉप, इट मूव्स टू डाउनवर्ड्स द अर्थ. नेक्स्ट टॉपिक आता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. आपको मालूम है जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो भी किसने दिया था, न्यूटन ने. तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. अकॉर्डिंग टू जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है वो क्या होता है कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses and inversely proportional to the square of the distance between them.
तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू बॉडी, जो आपको मैं फिगर्स में दिखा रही हूँ कि जैसे टू बॉडीज़ हैं ए एंड बी हैं, जिनका मासेस क्या है 1 and m2 है, और लाइन कहाँ कर रहे हैं, डिस्टेंस आर फ्रॉम ईच अदर या डी फ्रॉम ईच अदर। तो जो फोर ऑफ अट्रैक्शन है इनके बीच में वो कितना हो जाएगा, एफ हो जाएगा। अब क्या हुआ, जो फोर्स ऑफ द बिटवीन टू बॉडी अभी हमने बताया था कि इसके प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ दैट इज एफ इज इक्वल टू m1 into m2. The force between two body is inversely proportional to the square of the distance between them, that is F is directly proportional to 1 upon d square. समझ में आ रहा है ना। तो ये हमारा क्या निकल रहा है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। अब हम दोनों इक्वेशन को अगर कंबाइन कर देंगे 1 and 2 को, जैसे 1 कौन सा था, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 into m2 एंड और सेकेंड क्या था, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर। अगर इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एफ इज़ इक्वल टू m1 इंटू m2 अपॉन d2। एफ इज़ इक्वल टू, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो गया, एफ इज़ इक्वल टू जी मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी इंटू एम इंटू 2 अपॉन डी स्क्वायर। समझ में आ गया। तो इस तरह से ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल निकल जाता है। और जो ये वैल्यू होती है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की, ये किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करती ऑन द मीडियम बिटवीन द टू बॉडी, और ना ही ऑन द मासेस ऑफ द बॉडी और द डिस्टेंस बिटवीन दैम। आपको मालूम है जो अवर फार्मूला जो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स एफ बिटवीन टू बॉडी एम एंड विच आर एट द डिस्टेंस डी फ्रॉम वन अनदर, ये कहीं पर भी एप्लीकेबल होता है एनी वेयर इन द यूनिवर्स, एंड इट इज़ अ मैथमेटिकली एक्सप्रेशन ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। अगर हम डबल कर दें डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज़, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या हो जाएगा, 1/4, और अगर हम डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज़ देन द ग्रेविटेशन बिकम 4 टाइम्स, अगर उसको हम हाफ कर दें तो। समझ में आ रहा है। अब इसका यूनिट क्या होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, आपको मालूम है अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल जो हमने लॉ निकाला था वो क्या था, एफ इज इक्वल टू जी इंटू एम टू अपॉन डी टू। तो दिस कैन बी rearranged to get an expression for the gravitational constant G as follow: G is equal to F into d square upon m1 into m2. Now the unit of force is Newton and the distance is meter and the unit and kilogram. तो अब हम कैसे पुट करेंगे, F का क्या कर दिया न्यूटन, डिस्टेंस का क्या कर दिया मीटर स्क्वायर, और मास का क्या कर दिया किलोग्राम। तो इसका जो निकलेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, और या न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर किलोग्राम स्क्वायर, और न्यूटन मीटर टू kg माइनस 2। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। आपको मालूम है जो मासेस थे m1 and m2 ऑफ द टू बॉडीज़ आर 1 kg ईच एंड द डिस्टेंस d बिटवीन दैम इज़ 1 मीटर। देन पुटिंग दैम m1 इज इक्वल टू 1 kg, m2 इज इक्वल टू 1 kg एंड d इज इक्वल टू 1 eV इन द फॉर्मूला। तो f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, g आ जाएगा। यानी कि क्या हुआ, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी है वो न्यूमेरिकली इक्वल किसके होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन which exists between two bodies of unit masses kept at a unit distance from each other। जो वैल्यू होती है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की, इसको हमने क्या फाइंड आउट किया है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। यानी कि ये इतनी एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यू होती है ग्रेविटेशनल कॉलेट की, जो ये टेल करती है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल जो बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट विल बी वेरी वेरी वीक होता है। अब इसको हम क्या करते हैं कि अब हम कर रहे हैं कि जो एग्जैक्ट वैल्यू है जी की वो क्या निकली, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। पर मैनी टाइम क्या होता है, इसको हम कैसे ले लेते हैं, 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर इन द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनिएशन इन कैलकुलेशंस के लिए। तो जैसे ये जो फार्मूला होता है F इज इक्वल टू जी इंटू m1 इंटू m2 अपॉन d2 कैन बी यूज टू कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स एनीवेयर इन द यूनिवर्सल
स्क्वायर। अब क्या होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बिटवीन ऑब्जेक्ट ऑफ स्मॉल साइज एंड बिग साइज। आपने सपोज किया कि 2 बॉल्स हैं 1 kg के, प्लेस्ड विद देयर सेंटर्स 1 मीटर अपार्ट, देन दे अट्रैक्ट विद अदर फोर्स गिवन बाय F is equal to G into m1 into m2 upon d2, putting G is equal to 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। m1 कितना हो गया 1 kg, m2 कितना हो गया 1 kg और d भी कितना हो गया 1। तो अब हमें क्या मिल गया, F इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू 1 अपॉन 1 स्क्वायर न्यूटन, यानी कि F इज इक्वल टू क्या हो गया 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन। तो इससे ये पता चला कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बिटवीन 2 बॉल्स ऑफ 1 kg एंड मीटर अपार्ट, उसका कितना होता है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन, एंड दैट इज़ वेरी स्मॉल फोर्स। Now what is the Kepler law of planetary motion? जॉनसन कैपलर थे 16th सेंचुरी में, एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने इस्टेब्लिश किए 3 लॉज जो क्या गवर्न करते थे मोशन ऑफ प्लैनेट्स, जिनको हम क्या बोलते हैं कैपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशंस। जो फर्स्ट लॉ था वो क्या स्टेट करता है कि जो प्लैनेट्स होते हैं किसके अंदर मूव करते हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन विद द सन एट द वन ऑफ द 2 फोकाई ऑफ द एलिप्टिकल ऑर्बिट। इसका मतलब ये है कि जो ऑर्बिट होता है प्लैनेट का अराउंड द सन वो क्या होता है एलिपेस, यानी कि ओवल शेप, नॉट एन एग्जैक्ट सर्कल। एवरी तरफ किसके 2 फोकाई हैं और सन कहाँ है, वन ऑफ द फोकाई ऑफ एलिप्टिकल पार्ट। अब उसमें क्या है कि जैसे हम फिगर दिखा रहे हैं कि प्लैनेट पी किसके मूव अराउंड कर रहा है, सन एस का इन द एलिप्टिकल ऑर्बिट, और एलिप्टिकल के 2 फोकाई हैं F1 एंड F2, और जो सन है वो कहाँ सिचुएटेड है एट द फोकस F1। सेकेंड लॉ इसका क्या स्टेट करता है कि जो प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इस तरह से करते हैं कि जो लाइन ज्वाइनिंग करती है प्लैनेट को सन से वो स्वीप्स ओवर इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। जैसे हमें मालूम है कि प्लैनेट किसके मूव अराउंड करता है, सन के इन एलिप्टिकल ओपर ऑर्बिट विथ सन एट वन ऑफ इट्स फोकस। सन में आ गया ना, तो प्लैनेट मूव फास्टर व्हेन इट इज़ क्लोजर टू द सन एंड मूव स्लोली व्हेन इट इज़ अ फादर फ्रॉम द अर्थ, यानी कि जब उससे दूर होता है। आपको मालूम है प्लैनेट जो होते हैं डज नॉट मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड अराउंड द सन। कभी तो स्पीड ग्रेटर होती है जब प्लैनेट किसके नियर होता है, सन के, और लेस होती है जब प्लैनेट कहाँ होता है, फार अवे फ्रॉम द सन। तो जो प्लैनेट कुड मूव द सन विद कांस्टेंट स्पीड ओनली इफ इट्स ऑर्बिट वर अ ट्रू सर्कल। कैपलर का थर्ड लॉ क्या बता रहा था कि जो क्यूब होता है मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर टाइम इट टेक्स मूव अराउंड द सन। कैसे, जो डी क्यूब होता है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, और डी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू टी स्क्वायर, और डी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, वेयर डी मीन्स डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन और टी टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन। जितने भी कैपलर ने लॉ दिए थे, बट ही डिड नॉट गिव अ थ्योरी टू एक्सप्लेन द मोशन ऑफ प्लैनेट। न्यूटन ने ये हु शोड दैट द कॉज ऑफ द मोशन ऑफ प्लैनेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स विच द सन एग्जिस्ट ऑन दैम। In fact, Newton used the Kepler's third law of planetary motion to develop the law of universal gravitational. Newton's third law of motion and gravitation. Newton third law of motions क्या करता है, also holds good for the force of gravitation. इसका मतलब when earth exert a force of attraction on object, then the object also exert an equal force on the earth in the ऑपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब है कि जब फॉलिंग ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करता है अर्थ टूवर्ड्स इटसेल्फ, व्हेन एन ऑब्जेक्ट से अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट इट गेट्स एक्सीलरेटेड एंड फॉल्स टूवर्ड्स द अर्थ, तब हम कह सकते हैं कि स्टोन जो कम डाउन हो रहा है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऑल्सो जो किससे एक्सेक्ट हो रहा है, बाय द अर्थ। तो इसी तरह से स्टोन ऑल्सो एक्सेक्ट करता है इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन द अर्थ, दैन डाइवर्ट नो टू सी द अर्थ राइजिंग अप टूवर्ड्स द स्टोन। अब इसका क्या क्वेश्चन होता है कि फ्रॉम
न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आपको मालूम है क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन. सो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, दैट इज ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम. इससे ये क्लियर हो गया कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होता है बॉडी में वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मास ऑफ द बॉडी. जो मास ऑफ अ स्टोन होता है वो इतना स्मॉल होता है कि जो ड्यू टू विच जो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस्ड होता है उसका अ लार्ज एडिशन इन इट. ड्यू टू द लार्ज एक्सीलरेशन ऑफ स्टोन वी कैन सी द स्टोन फॉलिंग टूवर्ड्स अस. लेकिन मास ऑफ अर्थ आपको मालूम है वेरी वेरी लार्ज होता है, और ड्यू टू द वेरी लार्ज मास ऑफ द अर्थ द सेम ग्रेविटेशनल प्रोड्यूस वेरी वेरी स्मॉल एक्सीलरेशन ऑन द अर्थ. एक्चुअली जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है अर्थ में इतना स्मॉल होता है कि हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हम वी डू नॉट सीज द अर्थ राइजिंग अप टूवर्ड्स द स्टोन. Next is free fall, the falling of a body or object from a height towards the earth under the gravitational force of earth with no other force acting on it is called free fall, and such a body is called freely falling body or freely falling object. Whenever a body falls towards earth on its, we say that it is under free fall or that is a free falling body. Let us discuss, हम इसको कैसे डिस्कस कर रहे हैं. थोड़ा सा डिटेल ले रही हूँ मैं इसका आपको बताने के लिए कैसे कि जब अर्थ अट्रैक्ट करता है जितनी भी ऑल द बॉडीज़ विच आर नियर टू इट्स सरफेस, तो जो बॉडी हो या स्टोन हो ड्रैप होता है जब फ्रॉम द रूप ऑफ आइस इट फॉल्स डाउन टू द अर्थ. अर्लियर हमने देखा कि जो लाइटर ऑब्जेक्ट्स हैं वो फॉल स्लोली करते हैं और ऑब्जेक्ट जो हैवी होते हैं वो रैपिडली ड्रॉप्ड हो जाते हैं फ्रॉम द सेम हाइट एंड द सेम टाइम. क्यों? बिकॉज व्हेन अ फेदर एंड मेटल कॉइन्स आर drop simultaneously from a roof, तो जो मेटल कॉइन है वो reaches the ground first and feathers takes more time to reach the ground. क्यों? This was later on found to be wrong by Galileo. Galileo ने क्या किया, ड्रॉप किया 2 stones of different masses from the top of the Leaning Tower of Pisa, और उसने ये फाउंड किया कि दे हिट द ग्राउंड एट द सेम टाइम. इसने ये कंक्लूशन निकाला जो एक्सेलरेशन होता है ऑब्जेक्ट फॉलिंग का वो फ्रीली टूवर्ड्स द अर्थ डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. ड्यूरिंग फॉलिंग फॉल क्या होता है, जो हैवियर ऑब्जेक्ट हो चाहे वेल एज लाइटर ऑब्जेक्ट हो एक्सेलरेट करते हैं एट द सेम टाइम पे. उन्होंने कहा कि जो स्लो स्पीड ऑफ फेदर वाइल होती है इस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट इट इज़ सरफेस एरियाज वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू इट्स मास. तो इसलिए जो फेदर एक्सपीरियंस हुआ मच मोर रेसिस्टेंस फ्रॉम एयर एंड स्पीड इज स्लो डाउन. जो मेटल कॉइन था बीइंग स्मॉल एंड हैवी डज नॉट गेट सो मच रेसिस्टेंस फ्रॉम एयर, इसीलिए वो ग्राउंड पे फास्टर रेट से गिर गया. अब हमने ये देखा कि जब इफ़ देयर वर नो एयर तो जो फेदर एंड द कॉइन है वुड फॉल एट द सेम रेट. दिस हैज़ बीन शोन टू बी सो बाय मीन्स ऑफ एक्सपेरिमेंट डन इन वैक्यूम बाय रॉबर्ट बॉयल ने. उन्होंने फेदर एंड कॉइन को इसमें टॉल ग्लास जार में डाला और एयर फ्रॉम द गैस वॉज रिमूव बाय यूजिंग अ पम्प. तो उन्होंने देखा दिस जार वॉज इन्वर्टेड, बोथ फेदर एंड द कॉइन फॉल टू द बॉटम एट द जार एट द सेम टाइम शोइंग in the absence of air resistant, that is in vacuum all the objects fall at the same rate. इसका मतलब ये हुआ कि acceleration produced in the freely falling body is the same for all the bodies and it does not depend on the mass of the falling body. अब क्या आता है acceleration due to gravity. आपको मालूम है जब ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट होता है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है इन इट बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, और ये एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द फॉलिंग ऑब्जेक्ट. तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड प्रोड्यूस्ड इन अ फ्री फॉलिंग बॉडी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज़ नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसको हम किससे डिनोटेड करते हैं, बाय द लेटर स्मॉल g. जो वैल्यू ऑफ जी होती है डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी. वैल्यू ऑफ जी की जो चेंजेस होती है स्लाइटली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और वैसे इसकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है जी वो हमेशा होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इन अदर वर्ड कह दें कि जब ऑब्जेक्ट फॉल होता है टू द ग्राउंड अंडर द एक्शन ऑफ द अर्थ ग्रेविटी, जो इसकी वेलोसिटी होती है इंक्रीज हो जाती है एट द रेट ऑफ 9.8 मीटर्स पर सेकेंड फॉर एवरी सेकेंड टाइम इट्स फॉलिंग.
तो मतलब जब हम बॉडी को ड्रॉप करते हैं फ्रीली तो ये फॉल होता है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड व्हेन इट इज़ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स इट अंडरगोस अ रिटार्डेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मतलब क्या हो गया कि जो वेलोसिटी ऑफ बॉडी है थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड डिक्रीज एट द रेट ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये वेलोसिटी डिक्रीज करती है अंटिल इट रीचेज 0। Then body then falls back to the earth like any other body drop from the height। अब हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी g। अगर हम बॉडी ड्रॉप कर रहे हैं, कोई उसका मास m है, डिस्टेंस d फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो जो फोर्स एक्सेक्टेड होता है बाय द फोर्स उसको हम कैसे देते हैं यूजिंग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से F इज इक्वल टू g इंटू एम अपॉन r d2। g इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। अब ये फोर्स एक्सेक्टेड बाय द अर्थ प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द स्टोन due to which the stone moves downward। We now also know that force is equal to mass into acceleration or F is equal to m into a। So acceleration of stone A is equal to F upon m। अब दोनों इक्वेशन को अगर हम रिलेट करें तो क्या निकाल आएगा, एक्सेलरेशन A is equal to g into m अपॉन d स्क्वायर इंटू m और A is equal to g into m अपॉन d स्क्वायर। तो यानी कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू द ग्रेविटी रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल g, तो वो क्या हो जाएगा, g इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर। g क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, और m क्या है, मास ऑफ द अर्थ है, और r है रेडियस ऑफ द अर्थ है। r आपका इसमें हम ले रहे हैं, d की जगह क्या ले रहे हैं, r मीन्स रेडियस ऑफ द अर्थ हो जाता है। अब हमने इस तरह से इसको फॉर्मूले को पुट अप किया। अब इसको हम कैलकुलेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ को कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे हमने क्या किया, अभी हमने आपको बताया था वैल्यू ऑफ जी, हमने पुट द वैल्यू ऑफ जी एम एंड आर इन द अवर फॉर्मूला। जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपको पता ही है क्या होता है, जी इज इक्वल टू 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अब मास ऑफ द अर्थ एम आपको मालूम है कितना होता है, 6 इंटू 10⁻24 kg। रेडियस ऑफ द अर्थ क्या होता है, आर इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। अब इसको हम फॉर्मूला में रख देंगे तो जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6.7 इंटू 10⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24 और अपॉन 6.4 इंटू 10⁻6 होल स्क्वायर। तो जी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़। आपको मालूम है जो फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ होती हैं कैसे फॉल होते हैं, विथ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटरी मोशन। जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव्ड हमने अर्लियर किया था फॉर द बॉडीज़ अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैन बी अप्लाइड टू द मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़। फॉर फ्रीलिंग बॉडीज़ क्या होता है, जो एक्सेलरेशन होता है ड्यू टू द ग्रेविटी इज g, so we replace the acceleration a of the equation by g, and since the vertical distance of the free falling body is known as height, we replace the distance s in our equation by the height h. This gives the following modified equation for the motion of free falling body। जो जर्नल इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब इसको हम चेंज कैसे कर देंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉलिंग v इज इक्वल टू यू प्लस जी ई टी, क्योंकि a की जगह अब हमने यहाँ क्या रख दिया, g। इसी तरह से जो सेकेंड होता है s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर चेंजेस टू h इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, यानी कि s की जगह हमने क्या रख दिया h और a की जगह क्या रख दिया g। थर्ड इक्वेशन क्या होता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसको हमने चेंज कर दिया वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस जी एच, a की जगह g और s की जगह h। इस तरह से हमने मॉडिफाइड कर दिए इक्वेशन। अब हमने क्या किया, जब बॉडी फॉलिंग होती है वर्टिकली डाउनवर्ड्स तो इसकी जो वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है इसको हम कैसे लेते हैं, पॉजिटिव, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर अ फ्री फॉलिंग बॉडी इज इक्वल टू प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या होता है, जब बॉडी इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इस वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है, और जो इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है इस टेकन एज नेगेटिव, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर अ बॉडी थ्रोन अपवर्ड्स इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
सी क्या होता है, जब बॉडी ड्रॉप्ड होती है फ्रीली फ्रॉम लाइट, इस इनिशियल वेलोसिटी जो होती है यू, वो क्या होती है, ज़ीरो. व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इस फाइनल वेलोसिटी वी बिकम्स जीरो. द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू राइज द हाइएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू द टाइम इट्स टेक टू फेल फ्रॉम द सेम height. Topics. In the next video we will share other topics.